हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में भारत चीन संबंध के बारे में चर्चा किया था। हम यह भारत चीन संबंध सीरीज का दूसरा लेक्चर है। हमने उस संबंध में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत चीन युद्ध अर्थात 1962 तक के संबंध को देखा था। उसके पश्चात का संबंध क्या था, किस प्रकार भारत चीन का संबंध आगे प्रफुल्लित हुआ, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। गलवान घाटी में पिछले दिनों दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष के कारण 20 से ज़्यादा हमारे सैनिक शहीद हो गए। चीनी सैनिक भी उस युद्ध में मारे गए, उनका भी हताहत हुआ। एक पड़ोसी देश होने के नाते हम दोनों देशों के बीच क्या क्या संबंध में उतार चढ़ाव हुआ है, इस कारण इस समय जानना बहुत आवश्यक है। हमारा यह जो वीडियो सीरीज है वह भारत चीन संबंध को एक विहंगावलोकन करने का दृष्टिकोण है, ताकि हम जान सकें कि भारत और चीन का पारस्परिक संबंध कैसा रहा है, इतिहास के पन्नों में कैसा था तथा वर्तमान काल में क्या है। यह समझने के लिए हम अपने जो नौजवान साथी हैं, जो कंपटीशन की तैयारी, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके बीच एक समझ बढ़ाने के लिए हमने इस पर वीडियो की एक सीरीज लेके आई है। जहां तक मेरी समझ है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करें। हम आते हैं अब संबंध पर। जब भारत पाक के बीच 1962 में युद्ध हुआ, भारत चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ, तो भारत पाक 1900 चीन के युद्ध के पश्चात संपूर्ण विश्व के जो देश थे ये चिंतित थे कि इससे दक्षिण एशिया में प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी। इस कारण से जो गुटनिरपेक्ष देशों के सदस्य थे उन लोगों ने मिलकर कोलंबो में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत के द्वारा सीमा विवाद को सुलझाने का पर जोर दिया गया। यद्यपि भारत और चीन इस कोलंबो प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए, लेकिन यह कोलंबो प्रस्ताव बहुत दोनों के संबंध को सामान्यीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसी बीच 1963 में क्या हुआ कि चीन ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया। जब चीन 1963 में पाकिस्तान का समझौता किया, तो हमारा जो क्षेत्र जिस पर कब्जा पाकिस्तान कर लिया है, जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, यह हमारे क्षेत्र पर, भारत के क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। इसके संबंध में दोनों देशों ने एक समझौता किया और 5180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया, जिसका विरोध भारत ने पुरजोर ढंग से किया। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण का ख्याल नहीं रखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ।
इसी के बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ 26 मार्च 1965 को सीमा पर खंभा गाड़ने का भी समझौता पूर्ण कर लिया, जबकि इस समझौते का भी भारत ने विरोध कर लिया। 17 अक्टूबर 1964 को 17 अक्टूबर 1964 को चाओ एन लाई जो चीन के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अन्य राज्यों की राजाध्यक्षों की भांति नेहरू को भी एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आणविक हथियारों के विनाश हेतु एक सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता है। चीन का संबंध अमेरिका से सुधर रहा था, यूएसएसआर के साथ इसका संबंध बिगड़ने लगा था, तो चीन का प्रवेश परमाणु क्लब में हो चुका था। परमाणु क्लब में प्रवेश के कारण अब ये पांचों जो देश थे, जिसे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ तथा चीन, इसमें इन पांचों देशों को परमाणु विस्फोट करने तथा परमाणु बम रखने की अनुमति तो थी, लेकिन अन्य देशों को केवल शांति के उपयोग के लिए ही परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की इजाजत दी गई थी। भारत इस संधि को जो एनपीटी है, शुरू से ही, प्रारंभ काल से ही इसे भेदभाव पूर्ण मानता रहा है, इसे विभेदनकारी मानता रहा है। उस भारत का कहना है यदि निशस्त्रीकरण करना है तो पूरे विश्व से परमाणु बम को हटा दिया जाए, लेकिन ये 5 देश अपने सुप्रीमेसी रखेंगे और बाकी देश नहीं रखेंगे। इस कारण भारत ने इसका विरोध किया। नेहरू ने भी उसी समय इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसके पश्चात जब भारत 1962 के युद्ध में भारत की हार हुई थी, जिसके कारण पाकिस्तान का भी मन बढ़ने लगा था, भारत पाक 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पाक युद्ध के समय चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके कारण दोनों में तल्खी बढ़ी। 1962 के युद्ध के पश्चात यद्यपि दोनों देश ने अपने उच्चायुक्तों को, दोनों राजदूतों को बुला लिए थे, लेकिन जो राजनयिक संबंध समाप्त नहीं किए थे। जब भारत में हुआ क्या कि 1972 में 1970 के पश्चात जब वहां पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ गया, वह स्वतंत्र होने के लिए, तो पश्चिमी पाकिस्तान की जो वर्तमान बांग्लादेश है, पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने उस पर जुर्म ढाने लगा, जिसके कारण लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत में आए। भारत ने विश्व समुदाय को यह आग्रह किया कि इस समस्या पर का समाधान किया जाए, लेकिन उस समय यूएसएसआर के साथ भारत का संबंध मधुर हो गया था, तथा पाकिस्तान अमेरिका तथा चीन के बीच एक त्रिपक्षीय संबंध विकसित हो रहे थे, जो भारत के विरुद्ध जा रहे थे। इसी दौरान 1971 में भारत और यूएसएसआर के बीच मैत्री में भारत यूएसएसआर के बीच
मैत्री तथा सहयोग संधि हुआ, जिसके फल मैत्री तथा सहयोग संधि हुआ, जिसके कारण एक अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में एक ताकतवर देश भारत के साथ खड़ा हो गया था। जब 1972 का भारत पाक युद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश स्वतंत्र अस्तित्व में आया, चीन ने पाकिस्तान का पक्ष लिया, अमेरिका का भी बेड़ा वहां से चल दिया था, लेकिन भारत ने बिना किसी के दबाव में आए बांग्लादेश का समर्थन जारी रखा और भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ, जिसके कारण बांग्लादेश अस्तित्व में आया। पूरी दुनिया में श्रीमती गांधी तथा भारत का कद बढ़ा, जिसके कारण भारत और रूस के बीच संबंध और भी प्रगाढ़ हुए। 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, जिसके कारण चीन में और खींच पैदा हुआ। 1974 में ही भारत और चीन के बीच एक राज्य था जिसे हम सिक्किम कहते हैं। सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। संयुक्त राज्य के रूप में दर्जा दिए जाने के कारण चीन नाराज हुआ, लेकिन 1975 में सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया, जिसके कारण भारत तथा चीन के बीच मतभेद और बढ़े। यह 1962 से लेकर 1976 तक का वह काल है जब भारत और चीन के बीच सिर्फ मतभेद बढ़े। संबंध इस काल को हम संबंध रहितता काल कहते हैं। इसके बीच भारत चीन के बीच किसी प्रकार का विशेष संबंध नहीं रहा। यद्यपि दोनों के बीच राजनयिक संबंध बने हुए थे, लेकिन दोनों ने अपने अपने राजदूत को वापस बुला लिए थे। 1976 में भारत ने के.आर. नारायणन को 1976 में भारत ने के.आर. नारायणन को चीन में अपना राजदूत नियुक्त किया। उसके पश्चात कुछ दिन के बाद चीन ने भी भारत में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया। 1976 में ही माओ से तुंग की मृत्यु हो गई। माओ से तुंग के नेतृत्व में ही चीन की साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। आधुनिक चीन की स्थापना माओ से तुंग ने ही की थी। माओ से तुंग का मानना था कि वह बाहरी देशों से कट कर रहता था। वह बड़ा ही कंजर्वेटिव था, अनुदारवादी था। उसके जो विदेशों के साथ संबंध थे बड़े ही खराब संबंध थे। यह माओ से तुंग का कहना था कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, अर्थात उसका जो फिलॉसफी था, उसका जो दर्शन था, वही बंदूक की नली से निकलती थी, जिसके कारण वह शक्ति में ही विश्वास करता था। जब माओ से तुंग की मृत्यु हुई, उसके बाद डेंग वहां के राष्ट्रपति बने। उन्होंने मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की और मुक्त अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान किया। उसके फलस्वरूप फरवरी 1979 में भारत में भी सत्ता परिवर्तन हो गई। जनता दल की सरकार बनी। जनता दल की सरकार की पहली यह शर्त थी कि जो हमारी गुटनिरपेक्षता होगी, वास्तविक सच्ची गुटनिरपेक्षता होगी। पड़ोसी देशों के साथ सच्चे संबंध बनाएंगे। इसी के तहत फरवरी 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की
सद्भावना यात्रा की। चीन की सद्भावना यात्रा का जो मकसद था वाजपेयी के अनुसार, वह चीन की बयार को जानना था। चीन में इस बात बयार को जानना था कि उसका दृष्टिकोण भारत के प्रति क्या है। उस वाजपेयी के अनुसार यह यात्रा किसी समझौते पर के लिए नहीं की गई थी, बल्कि यह जानने की उसका दृष्टिकोण क्या है भारत के प्रति। 15-17 सालों में चीन का दृष्टिकोण भारत के प्रति बदला है अथवा नहीं बदला है, इस कारण यह चीन की सद्भावना यात्रा की गई थी। चीन द्वारा 17 फरवरी 1979 को वियतनाम पर आक्रमण किया गया, जिसके कारण वाजपेयी ने बीच में ही यात्रा छोड़ करके फिर से वो वापस भारत आ गए, जिसके कारण दोनों में तल्खी बनी रही। इंडोनेशिया के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी जब मृत्यु हुई तो मार्शल टीटो की अंत्येष्टि के अवसर पर श्रीमती गांधी तथा जो चीन के विदेश मंत्री थे हुआ कुआफेंग से दोनों में वार्ता हुई। चीन के विदेश मंत्री हुआ कुआफेंग तथा श्रीमती गांधी के बीच वार्ता हुई। फेंग ने जून 1981 में भारत की यात्रा की तथा सीमा विवाद सहित सभी प्रकार के संबंधों को सामान्यकरण हेतु वार्ता के लिए राजी हो गए। अब जो अभी तक दोनों देश में के बीच जो बर्फ जमी हुई थी, किसी भी प्रकार का वार्ता के लिए राजी नहीं थे। दोनों देश अब इस बात के लिए राजी हो गए कि दोनों वार्ता के जरिए अपनी समस्या का समाधान करेंगे। 1981 से लेकर 1987 तक 8 दौर की वार्ता हुई, लेकिन उसमें कोई विशेष वृद्धि नहीं हो पाई, विशेष कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। लेकिन दोनों देश इस बात से सहमत थे कि अपनी सीमा विवाद सहित सभी प्रकार के संबंधों का जो सामान्यकरण करेंगे वह हम वार्ता के जरिए ही करेंगे, और हम इसमें वार्ता के जरिए ही हमारा जो बिगड़ा हुआ संबंध है इसको सामान्य करेंगे। जून 1986 में चीन ने विवादाग्रस्त इलाके में घुसपैठ की तथा वहाँ कुछ सैनिक चौकियां भी बना ली। इस बात की जानकारी उस तत्कालीन जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने राज्यसभा में बताते हुए कहा कि चीन हमारे कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया है तथा कुछ सैनिक चौकियां भी बना ली है। वार्ता के जरिए इस विवाद का समाधान नहीं हो पा रहा। इसी बीच 1987 में अरुणाचल प्रदेश को भारत ने अपना 24वां राज्य घोषित कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के संबंध में जो चीन का दृष्टिकोण है, वह चीन उसे अपना हिस्सा मानता रहा है, जिसके कारण दोनों के बीच तल्खी फिर बढ़ी। चीन जहां इसे अपनी क्षेत्रीय अखंडता पर भारत का हस्तक्षेप माना, वहीं भारत ने इसे चीन का घरेलू मामलों में हस्तक्षेप माना। दोनों के दृष्टिकोण अपने अपने जगह कायम थे। इसी बीच राजीव गांधी ने चीन यात्रा की और सीमा विवाद को हल करने के लिए संयुक्त कार्य दल का गठन किया। यह 19 से 23 सितंबर 1986 को किया गया। सीमा विवाद के लिए वार्ता का दौर चलता रहा, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश को लेकर दोनों के बीच जो संबंध है, वह हमेशा समय समय पर तल्खी दोनों के बीच बढ़ता रहा। 1982 में जब एशियाई खेल हो रहा था, उस समय भी जब अरुणाचल प्रदेश के यहाँ लोगों को इसमें शामिल किया गया तो चीन ने उसका विरोध किया। इसी प्रकार और अन्य अवसरों पर चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा जताता रहा। चीनी प्रधानमंत्री ली फंग
ने 1991 में भारत की यात्रा की। चीनी प्रधानमंत्री ली फंग ने भारत की यात्रा की तथा दोनों ने विवादित मुद्दों को छोड़कर और संबंध को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए। विवादित मुद्दों को छोड़कर दोनों अपने आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए कि दोनों अपने संबंध को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसी बीच राष्ट्रपति वेंकटरमन ने 17 मई 1992 को तत्कालीन राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने चीन की यात्रा की। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति का प्रथम चीन दौरा था। इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने का समझौता किया गया। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के लिए समझौता किया गया और यह इस बात पर दोनों राष्ट्र इस बात पर सहमत हुए कि विवादित मुद्दों को छोड़कर हम लोग अब अपने संबंध को आगे बढ़ाएंगे। इसी बीच 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीपी नरसिम्हा राव ने चीन की यात्रा की। चीन यात्रा का मकसद उनका भी भारतीय चीन संबंध को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना था। दोनों राष्ट्र इस बात से सहमत हुए कि हम अपने संबंध को वार्ता के जरिए ही सुधार सकते हैं। जो विवादित मुद्दे हैं उसके लिए एक संयुक्त कार्यबल गठित किया जाएगा, उसी के तहत समझौता किया जाएगा। इसी बीच चीन में मई जून 1994 में भारत महोत्सव मनाया गया। चीन में यह किसी भी देश का पहला महोत्सव था। तो चीन में भारत महोत्सव मनाया गया, उसके बहुत से शहरों को चुना गया जिससे दोनों के संबंध प्रगाढ़ हुए। इसी बीच चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने 1996 में भारत की यात्रा की। जियांग जेमिन ने भारत की यात्रा की जिससे दोनों के बीच बहुत सारे समझौते हुए। दोनों अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इच्छुक दिखलाई पड़े। दोनों के बीच हवाई कनेक्टिविटी, दोनों के बीच वाणिज्य दूतावास खोलने पर सहमति हुई। दोनों इस बात से पर सहमत थे कि भारत चीन संबंध दोनों के हित में है तथा भारत चीन को एक नई ऊंचाई पर ले जाना होगा। इसी बीच भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लिया। 18 मई 1998 को परमाणु विस्फोट किया गया। परमाणु विस्फोट पोखरण में किया गया, जिसके कारण पश्चिमी देशों ने भारत पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका को लिखे पत्र में कहा कि चीन हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसको दृष्टि में रखते हुए हमने परमाणु विस्फोट किया है। सभी देशों की यात्रा, सभी देशों में अपने प्रतिनिधि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भेजी।
इस बात को समझाने के लिए कि भारत को अपने पड़ोसियों से खतरा है, जिसके कारण उसने परमाणु विस्फोट किया है, लेकिन चीन में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन हमारा चीन है, जिसके कारण चीन ने बड़ा ऐतराज जताया और चीन और भारत के संबंध में खटास आई। लेकिन इसी बीच विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने चीन की यात्रा की, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध को आगे बढ़ाने की वार्ता हुई। यद्यपि यह दोनों देशों के बीच कटुता मौजूद थी, लेकिन दोनों देश यह समझते हैं कि दोनों देश का व्यापार दोनों देशों के हित में है, इसलिए दोनों देशों ने अपने आर्थिक संबंध को तथा सांस्कृतिक संबंध को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए। इसी बीच कर्मा लामा जो चीनी धर्मगुरु तिब्बती धर्मगुरु थे को भारत में शरण दिया गया। चीन ने भारत को चेतावनी दी तथा इसके अपने अंदरूनी मामले में दखल बताया, लेकिन भारत ने उसकी परवाह नहीं करते हुए उन्हें भारत में शरण दी। इसी बीच 2000 में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने चीन यात्रा की और दोनों के देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का भरसक प्रयास किया। और इसी भारतीय तथा चीनी सेनाओं का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास 15 से 18 सितंबर को संघाई में संपन्न हुआ। यह पहला दौर था जब भारत और चीन की सेना ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। उसके पश्चात 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की और दोनों के देशों के संबंध को मधुर बनाने का भरसक प्रयास किया। यह वह काल था जब दोनों के बीच संघर्ष और सहयोग के नजर आते हैं। दोनों के बीच संघर्ष के तत्व तो मौजूद हैं, लेकिन दोनों सहयोग भी बढ़ रहा है, दोनों का व्यापार फल फूल रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई के जो नारे थे वह गूंज रहे थे। दोनों एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। दोनों देश एक दूसरे का सहयोग, उसके बाद वाजपेयी के बाद संबंध में किस प्रकार से आगे और उतार चढ़ाव हुआ, किस प्रकार से संबंध बढ़ा, कहाँ दोनों देशों के बीच खटास है, इन सारी बातों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि यह सीरीज एक ऐसे समय में हमने प्रारंभ किया है जब भारत और चीन के संबंध को जानना बड़ी आवश्यक है, तो हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका विहंगावलोकन आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जहाँ तक लगता है कि मेरा यह प्रयास आपको भा रहा होगा, आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आपको यह पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी लाइक करें। तब तक के लिए गुड नाइट।